नमस्कार बच्चों। आज का जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए है जिनको संस्कृत अभी अभी शुरू हुई है और जिनको संस्कृत के चिन्ह नहीं पता हैं और उनको फिर चिन्ह नहीं पता होने के कारण क्या होता है, उनको संस्कृत रीड करना भी नहीं आता है। जब वो संस्कृत रीड करते हैं तो कुछ शब्द या तो बिल्कुल छोड़ देते हैं जो जिनका उनको पता नहीं चलता है, या फिर उनको गलत रीड करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे कि संस्कृत की सही से रीडिंग कैसे करेंगे और उसमें कौन कौन से चिन्ह होते हैं जिनका उच्चारण क्या होता है। तो सबसे पहले जो है संस्कृत में हम देखते हैं अनुस्वार, जो आपको हिंदी में भी होता है। ये एक छोटी सी बिंदी होती है, जो इसका उच्चारण होता है, जो इसकी आवाज़ होती है, जो इसकी साउंड आती है, वो या तो न आती है या म आती है। अनुस्वार हिंदी में भी ऐसे ही होता है, या तो इसकी आवाज़ न होती है या फिर म होती है। अब प्रश्न ये उठता है तो कि कहाँ उसकी आवाज़ न आएगी और कहाँ उसकी आवाज़ म आएगी। तो मैं उदाहरण जो है वो देकर उदाहरण से आपको समझाने का प्रयत्न करूँगी कि जो अनुस्वार की आवाज़ कहाँ पे हमें न करनी है, प्रोनाउंस करना है उसको, और कहाँ पे म करना है। तो जब भी ये अनुस्वार जो होता है किसी भी शब्द के अंतिम वर्ण के ऊपर लगा होता है, जैसे ये मैंने अवकाशम लिखा है, जब अंतिम वर्ण के ऊपर लगा होता है, इसके बाद कोई भी वर्ण नहीं है, तब हम इसको म पढ़ते हैं, अवकाशम। क्योंकि इस बिंदी के बाद कोई भी वर्ण नहीं है, लास्ट वर्ण जो है उसके ऊपर ये अनुस्वार लगा हुआ है, तब हम उसको म पढ़ेंगे, अवकाशम। लेकिन अगर ये अनुस्वार जो है वो किसी ऐसे वर्ण के ऊपर लगा हुआ है, ऐसे व्यंजन के ऊपर लगा हुआ है जिसके आगे एक और व्यंजन है, एक और वर्ण है, तो हम उसको न पढ़ते हैं, नाक से उसकी आवाज़ आती है, तब हम इसको म नहीं पढ़ेंगे, इसको वमश नहीं पढ़ेंगे, इसको वंश पढ़ेंगे। न की आवाज़ आई, यहाँ नाक से आवाज़ आई, वंश। तो डिफरेंस क्लियर हुआ कि जब वर्ण के अंतिम वर्ण के, जब किसी भी शब्द के अंतिम वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा होता है तब उसको म पढ़ना है। जब बीच में लगा हो, किसी भी कितना भी लंबा आपका शब्द हो, उसके अगर बीच में लगा है, उसके बाद भी वर्ण है, तो तब हमें उसकी आवाज़ न निकालनी है, तब उसको हमें न पढ़ना है। जैसे ये है, देखिए संस्कृतम में मैंने बीच में भी लगाया है अनुस्वार, एंड में भी लगाया है, और इस अनुस्वार के बाद क्या है, कोई भी वर्ण नहीं है, तो इसको हम म पढ़ेंगे। एक ही शब्द में अनुस्वार की आवाज न भी है और म भी है, तो इसको हम संस्कृतम पढ़ेंगे, संस्कृतम नहीं पढ़ेंगे, म नहीं आएगा यहाँ पे, संस्कृतम। ये एंड में है इसलिए म, ये बीच में है इसलिए न, ये बीच में है। मंगल, अगर हम यहाँ भी बिंदी लगा दें, अनुस्वार लगा दें, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, मंगलम, क्योंकि इसके बाद कोई भी वर्ण नहीं है, तो ये मंगलम होगा। ये बीच में है तो इसकी आवाज़ न आएगी। तो ये आपको जब भी रीडिंग करनी है तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। दूसरी हम संस्कृत में जो चीज़ देखते हैं, जो पढ़ते हैं, वो है विसर्ग। विसर्ग, ये जो है दो छोटी छोटी बिंदियां आप देखते हो संस्कृत में रीड करते हुए, इसको आप क्या करते हो, जब रीड करते हो तो इसको इग्नोर कर देते हो, पढ़ते ही नहीं हो। आप सोचते हो कि इसकी कोई आवाज़ ही नहीं है, इसका उच्चारण नहीं है, बट है, इसका जो आवाज़ आती है वो ह आती है। जब भी विसर्ग लगी होगी, जिस भी शब्द के साथ ये विसर्ग लगी होगी, उसके बाद में आपको ह प्रोनाउंस करना है, इसकी आवाज़ जो है वो ह है। जैसे उदाहरण के तौर पे हिंदी में आप पढ़ते हो बालक, तब ये क्या होता है, ये विसर्ग नहीं लगी होती। विसर्ग लगी है, इट मीन्स डिफरेंस है, कुछ कुछ आवाज आएगी उसकी। तो बालक हिंदी में, और जब हम इसको संस्कृत में विसर्ग के साथ पढ़ेंगे तो बालकः, आवाज ह आएगी इसकी, बालकः। राम, रामः। जनक, जनकः। नर, नरः। ह पढ़ना है। तो ये जो विसर्ग जहां भी अब संस्कृत में आएगी तो आपको इसको ह पढ़ना है, रामः, बालकः, जनकः, इस तरह से। अब तीसरी जो चीज़ है जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो है अवग्रह चिन्ह। तीसरा चिन्ह जो संस्कृत में होता है, जो एस की तरह, कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम ये क्या एस एस क्यों लिखा हुआ है संस्कृत में, कुछ इसको ड पढ़ देते हैं, कुछ इसको नहीं समझ में आता तो छोड़ के आगे पढ़ देते हैं। तो ये जो है चिन्ह, ये अवग्रह चिन्ह होता है, खंडाकार।
ये जो एस की तरह देखने में है, इसकी आवाज़ हल्की सी अ आवाज़ होती है। जब भी हम इसको पढ़ेंगे तो अ आवाज़ आती है, पूरी तरह से अ नहीं होता। मैं अभी आपको उदाहरण में बताती हूँ कि इसको जब ये आप ये देखें, ये अवग्रह चिन्ह देखें तो इसको आपको कैसे पढ़ना है। उदाहरण है, ज़्यादातर आप ये देखते हो कि कॉपी में जो है ये बीच में अ लिखा होता है, मतलब अ नहीं है, ये अवग्रह चिन्ह है, ये चिन्ह लगा होता है। तो आप कभी कभी क्या करते हो, कोडपी पढ़ देते हो, को एस अपी बोलते हो, क्योंकि एस की तरह लगता है आपको, ना ये ड है ना ये एस है। इसको हमें क्या करना होता है, एक्चुअली इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो को पे हमें जोर दे के बोलना होता है उसको, और साथ में पी बोलना होता है। ये चिन्ह है, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे आएगा, कॉपी, कॉपी। को पे हमें क्या करना है, जोर लगाना है, उसके बाद पी बोलना है, इसमें थोड़ा सा विश्राम भी देना है। कॉपी, को अपी भी नहीं होगा, हमें इसको को अपी भी नहीं पढ़ना है। अपी जब होगा तो ऐसे लिखा होगा, जब इसको हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये ऐसे है, कह धन अपी, कह प्लस अपी। तब हम अपी जब लिखा होगा तब हम अपी पढ़ेंगे, लेकिन जब ये चिन्ह लगा है तो हम इसको पढ़ेंगे कॉपी। इसके आगे जैसे ये लिखा है मैंने, ये चिन्ह लगा हुआ है, तो इसको नृपो अपी नहीं करना है, इसको नृपोपी, नृपो पे जोर डालना है, जोरदार चिन्ह है ये, जोरदार समझ लो, यहाँ पे जोर देना है हमें, नृपोपी। ठीक है, तो ये जो खंडाकार है इसको अब जब आप रीडिंग करेंगे तो इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, जोर दे के पढ़ेंगे, और एस नहीं पढ़ेंगे, ड नहीं पढ़ेंगे। लास्ट में जो संस्कृत में आता है वो है हलंत चिन्ह। आप देखते हो, लेकिन हलंत चिन्ह की आवाज़ क्या होती है, कुछ आवाज़ नहीं होती। हलंत सिर्फ जो है वो लिखने में प्रयोग होता है, इसकी स्पेशल अलग से कोई साउंड नहीं है, कोई उच्चारण नहीं है। जैसे आपको अवदत लिखा हुआ है तो त का जो इसका साउंड है वो त ही बोलना है उसको, ये मतलब नहीं है कि इसके नीचे अगर हलंत लगा है तो इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा, जी नहीं। ये सिर्फ लिखने में प्रयोग होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन या अलग से कोई आवाज़ नहीं आती है हलंत की। तो जो लास्ट वर्ण की आवाज़ होगी, जो लास्ट व्यंजन की आवाज़ होगी, वो भी वो हलंत की ही आवाज़ होगी, मतलब वो हलंत की अपनी खुद की कोई भी अलग से साउंड नहीं है। तो हम उसको वैसे ही पढ़ देंगे, अवदत, आसीत में लगा होता है तो त की आवाज़ है, तो त की ही आवाज़ है, वहाँ हलंत की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है। आसीत पुस्तकम। तो ये जो वीडियो है ये बिल्कुल जो जिनको रीडिंग नहीं आती है, समझ में नहीं आती है, और बिल्कुल बिगनर्स हैं, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप रीडिंग करें तो एकदम सही से करें। धन्यवाद।